मनीषा हत्याकांड है, एक जघन्य हत्याकांड है। आज प्रदेश के अंदर बहुत सी लूटपाट, हत्याएं, डकैतियां ऐसी हो रही हैं। सरकार भी अच्छे तरीके से इसकी जांच करवाए और दोषियों को सख्त से सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी पूरे बिहार के अंदर बड़ी यात्रा निकाले हुए हैं और जितना जन समर्थन उनको मिल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि भी जनता हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पे है। लोकसभा चुनाव तो इंडिया गठबंधन इकट्ठा लड़ता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि भाई इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ जाता है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करो, चाहे फिर अखिलेश यादव भी यहाँ पे चुनाव प्रसार कर सकते थे। दक्षिण हरियाणा में यादव एक बड़ा वोट बैंक है। कुछ नेताओं में कुछ भ्रांतियां रही, परंतु वो आगे से नहीं रहेंगी। अब मिलके कांग्रेस और सभी इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं, सभी मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। और मैं उम्मीदवार था लोकसभा का भी और विधानसभा के, बिल्कुल, पर मैं जातीय दुर्भावना का शिकार हो गया। आसपास की जितनी सीटें हैं हमारी पार्टी हार गई। एक अमृत योजना के नाम से बहुत से पाइप हमारे इस रोहतक रोड पे से एक एक आदमी खड़ा होकर निकल जाए, वो बिछाए। तो सरकार अपने कमीशन का खेल किए हुए है कि बहुत बड़ा घोटाला था, बहुत बड़ा घोटाला था और है और अभी भी चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हमारे साथ एक और महान शख्सियत मौजूद हैं। हरियाणा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री रमेश सैनी जी। रमेश सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर ये मेरे को बताइए कि आज हरियाणा क्या आज पूरा देश में एक कांड, मनीषा हत्याकांड आज गरमाया हुआ है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मनीषा को इंसाफ मिले। चाहे आज मनीषा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसको इंसाफ मिले। लेकिन आज जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की सर, और सीधे सीधे एक वो जवाब तैयार किया, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई भिवानी और रोहतक में, और एक जहर की पुष्टि की है पुलिस ने कि भाई मनीषा ने जहर खा के सुसाइड कर लिया। और उसके बाद जो उसकी गर्दन है वहाँ पर जानवरों ने नोच ली, भेड़िया, कुत्ता या कुछ ऐसा हो सकता है, और यही बस पुष्टि हुई है। लेकिन पूरा प्रदेश, साथ में देश में भी हर अलग अलग राज्यों से मतलब लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये एक हत्याकांड है। तो सर आप किस नज़रिए से देखते हैं सारे मुद्दे को? देखो, जो मनीषा हत्याकांड है एक जघन्य हत्याकांड है। इस प्रकार से अगर प्रदेश और देश के अंदर बेटियां गायब होती रहेंगी और इस प्रकार से उनकी हत्या होती रहेगी तो इस देश में जो लोगों का एक जो कहना है कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो नारा एक गलत साबित हो रहा है। बिल्कुल, आज हमें बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने के लिए अपने बेटों को पढ़ाने और बचाने की जरूरत है। यदि हमारे बेटे अच्छे होंगे, सुशिक्षित होंगे और संस्कारी होंगे तो हमारी बेटियां बच जाएंगी। नहीं तो इसी प्रकार का लैंड ऑर्डर प्रदेश और देश के अंदर खराब होता रहेगा। मैं प्रदेश के अंदर कई बार सुनता रहा हूँ, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उन्होंने कई बार कहा कि लैंड ऑर्डर को खराब नहीं होने दिया जाएगा और मैं पेज टाइट कर दूंगा। आज प्रदेश के अंदर बहुत सी लूटपाट, हत्याएं, डकैतियां ऐसी हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो पेच, मेरे ख्याल में उन्हें टाइट करने के लिए पेचकस नहीं मिला है आज तक। तो मुख्यमंत्री को मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज प्रदेश के अंदर जरूरत है कि भाई लैंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी सख्ती बरती जाए। बिल्कुल। और यदि इसी प्रकार से जो मनीषा हत्याकांड हुआ है, मनीषा हत्याकांड की सीबीआई जो जांच कर रही है, प्रदेश सरकार भी अच्छे तरीके से इसकी जांच करवाए और दोषियों को सख्त से सजा मिलनी चाहिए। और इसी सिलसिले में मैं और भी कहना चाहता हूं कि भाई मैंने कई दिन से मैं देख रहा हूं, आप जैसे मीडिया के जो छायाकार बंधु थे, कई साथियों को उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसके पत्रकारों के साथ ऐसी जाति नहीं की जानी चाहिए। परंतु मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा, पत्रकार साथियों को भी भ्रमित बातें न करके जेन्युइन बातें जनता को बतानी चाहिए ताकि समाज के अंदर किसी प्रकार का विद्रोह ना हो।
पत्रकार कर्मों के साथ साथ सर 12 पत्रकारों पर जो साइबर क्राइम की जो धारा लगी है कि भाई इन्होंने भ्रमित करने की बातें की हैं, लेकिन जो कर्मों के भाई हैं और जितने भी सारे सोशल मीडिया पर हैं पत्रकार, उन्होंने का दावा है, हमने भी वीडियोस देखी हैं, जो मनीषा के घर वालों ने अपनी बाइट दी है, जो अपने हम सिर्फ उनका दर्द हम साझा कर रहे थे। मनीषा के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद इनके ऊपर कर्मों को उठा लिया, कर्मों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज हमने देखा कि भाई कर्मों के ऊपर से जो साइबर के आतंकवाद की धारा है उसको तो हटा दिया है, शायद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, उसको बेल भी हो जाए। कई बार क्या होता है, पत्रकार साथी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी बात को सामने वाले के मुंह में डाल करके उस बात को उगलवा लेते हैं और उसका असर प्रदेश के अंदर गलत जाता है। इसी सिस्टम को अगर हम देखें, इसी प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए काफी साल पहले प्रदेश के अंदर एक बार पहले भी जातीय झगड़े हो गए थे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा पत्रकार साथियों को भी, जो खबर निष्पक्षता से हो और जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, उसी बात को कहना चाहिए। बाहर की बात अगर हम लाई लगोट वाली बात हम करेंगे तो उससे समाज में भ्रांतियां फैलती हैं। मैं साथियों से ये कहना चाहूँगा और सरकार से कहूँगा, अगर भाई ये जितने पत्रकार साथियों को गिरफ्तार किया गया है उनको इतना दंड मिल चुका है, वो आगे से ऐसी कार्रवाई ना करें और उनको जल्दी रिहा भी कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा का सदन हरियाणा में चला हुआ है, वहाँ पे भी हंगामा हुआ है वोट चोरी को लेकर। जी, आज वॉकआउट किया था जितने भी वहाँ पे एमएलएज हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में। तो एक मुद्दा गरमाया हुआ, आज राहुल गांधी जी भी अब बिहार में अभी किसी भी समय इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है, एक वोट चोरी का मुद्दा है सर, एसआईआर वोट चोरी का। लोकसभा में भी सबसे ज्यादा गुंजा है अब की बार एसआईआर वोट चोरी का मुद्दा। तो उसको लेकर आप क्या कहोगे कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस में वो सब कुछ सबूत किए कि भाई एक व्यक्ति 6 जगह वोट डाल रहा है अलग अलग विधानसभाओं में, कोई मृत व्यक्ति हैं अब वो जिंदा हो रहे हैं, उनके साथ वो राहुल जी बोल रहे हैं कि देखो मैं इनके साथ चाय पी रहा हूँ। तो आप क्या बोलना चाहोगे सर? देखो, राहुल गांधी जी ने एक ये सेंसिटिव मुद्दा देश के अंदर पकड़ा है और वास्तव में हर प्रदेश के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी बहुत सी वोटें हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 बनी हुई हैं और वो लोग 3-3, 4-4 जगह पे वोट डालते हैं। इससे लोकतंत्र खत्म होता है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी पूरे बिहार के अंदर बड़ी यात्रा निकाले हुए हैं और जितना जन समर्थन उनको मिल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि भी जनता हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पे है और वो त्रस्त हो चुकी है इस प्रकार की कार्रवाई से। मैं भी ये कहना चाहूंगा, अगर भाई जितनी भी ये फर्जी वोटें बनी हुई हैं और जिनका यूज सरकार ने किया है, या तो सरकार रिजाइन करे उस बात पे, अगर वो गलत हैं तो सरकार रिजाइन करे, और गलत नहीं है तो फिर उनको उनके नाम नहीं काटे जाने चाहिए। परंतु सरकार इस एसआईआर की आड़ में उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है जो दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र है सर, चाहे कर्नाटका है, एक के घर में कम से कम भी 36, 40 वोट मिल रहे हैं। अब राहुल जी बोले हम उस पते पे गए तो हमने वहाँ पे ताला लगा मिला, वहाँ पे कोई है ही रहता ही नहीं है। आप हरियाणा में चेकिंग करवाओ, हरियाणा में भी इसी प्रकार के हैं। आप हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, वर्कर हैं, आप जींद कॉन्स्टिट्यूंसी में ले लो, जो लोग गाँव में रह रहे हैं उनके गाँव में भी वोट है, वो सरपंची और ब्लॉक समिति का वोट वो हम वहाँ डालते हैं और विधानसभा का वोट वो शहर में भी डालते हैं, यानी शहर में भी वोट है, उनके गांव में भी वोट है। तो डबलिंग होने से ये तो लोकतंत्र में सही नहीं है ना। एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार है और वो एक जगह पे ही होना चाहिए। मैं जींद की बात करूं, यदि आप सबसे ज्यादा बड़े दावेदार होते हैं जब भी मतलब टिकट डिक्लेयर होती है तो आप एक प्रमुख दावेदार माने जाते हैं जींद से एमएलए के। आपका लोकसभा में भी नाम चला था, टिकट के दावेदारों में सबसे ऊपर आपका नाम था। यदि आप एमएलए अगली सरकार 2029 में चुने जाते हैं, आप बनते हैं एमएलए, तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी कि जो तत्कालीन सरकारें हैं, अभी जो करंट विधायक बने हुए हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी का मैं विभाग की मैं बात करूं,
जो मैं सामने रोहतक रोड की भी बात करूं तो सर बनता है और फौरन टूट जाता है। कभी यहाँ ब्लॉक लगते हैं, कभी रोड धंस जाते हैं, फिर रोड बनता है, फिर ब्लॉक लगते हैं, ऐसा ही ये चक्कर चला हुआ है। तो मानते हैं आप कि भाई यहाँ पे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, पीछे जांच एजेंसी भी आई थी इन घोटालों की, सब सीएम साहब की तरफ से अपॉइंट किया गया था। खट्टर सरकार में भी इस तरीके के मुद्दे उठे थे, काफ़ी आंदोलन भी हो चुके हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं जींद में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, यही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई जी। मैंने जींद की उस दुर्दशा को देखा है। जिन लोगों ने यहाँ पर राज किया, उन लोगों ने इस हल्के के बारे में कुछ नहीं सोचा। और मैं, जैसा कि आपने कहा कि भी मैं कैंडिडेट था, मैं उम्मीदवार था लोकसभा का भी और विधानसभा के, बिल्कुल, पर मैं जातीय दुर्भावना का शिकार हो गया जी। और जिसका परिणाम ये है कि भाई आसपास की जितनी सीटें हैं हमारी पार्टी हार गई। जींद जिले की 4 सीटें हारना जी। और जब सत्ता में सरकार आने की स्थिति में थी जी। और सत्ता से बेदखल हो गई जी। तो लोग जो देखते हैं वो तो हर आदमी के दिमाग में है अभी ओरिजिनल आदमी कौन है, क्योंकि मैंने 2009-2014 का चुनाव लड़ा और जींद में सबसे ज्यादा बढ़िया वोट लेकर के मैं यहाँ आम आदमी के दिल में बसता हूँ। तो लोग मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि भाई मेरे जैसा कोई साथी यहाँ से विधायक बने, एमपी बने। तो मेरी प्रायोरिटी यह रहेगी, सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि बच्चों को रोजगार जी, दूसरा उनकी शिक्षा के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, तीसरा मेरा फोकस रहेगा उनको क्या चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और हमारे यहाँ आसपास कितने हॉस्पिटल हैं, कितने क्लिनिक हैं और उनमें किस प्रकार के डॉक्टर यहाँ रहते हैं जी। ये 3 चीज़ों पे मेरा फोकस रहेगा। और चौथी बात ये रोड वगैरह है, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो सरकार को, चाहे किसी भी प्रकार की सरकार हो, उसको इनके ऊपर तो ध्यान देना चाहिए। सरकार ने बीजेपी सरकार ने जींद के अंदर एक अमृत योजना के नाम से बहुत से पाइप हमारे इस रोहतक रोड पे से एक आदमी खड़ा होकर निकल जाए वो बिछाए, बिल्कुल, परंतु उनका कनेक्शन नहीं किया उन्होंने कहीं भी। और वो पाइप जमीन के नीचे कई 100 करोड़ रुपए के पाइप जमीन के नीचे दबे हुए हैं, परंतु उनके अंदर पानी जाने का रास्ता सरकार ने अभी तक नहीं जोड़ा है। तो सरकार अपने कमीशन का खेल किए हुए है, विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है जी। तो मानते हैं सर कि बहुत बड़ा घोटाला था ये? बहुत बड़ा घोटाला था और है और अभी भी चल रहा है। अभी सड़कें बनती नहीं, उनके टेंडर और बिल उनके ऑलरेडी बगैर बने पास हो जाते हैं। कभी ब्लॉक लगते हैं, फिर सड़क बन जाती है, फिर सड़क को तोड़ के फिर ब्लॉक, फिर सड़क, अभी यही खेल निरंतर जारी है काफी समय से। यही है, जो गलियां पक्की हैं, बनी हुई हैं, उनके ब्लॉक पुराने हटा दिए जाते हैं, नए लगा दिए जाते हैं और पुरानों को ठेकेदार यूज करता है। यानी कमीशन का खेल ही है सारा बीजेपी के अंदर। जितना मतलब ये रिश्वतखोरी इस सरकार में बढ़ी, आज तक मैंने जीवन में नहीं देखी। सरकार से ही डिमांड करते हैं इस मेरे क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिले। एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूं मैं, तो अब की बार सर कांग्रेस की पूर्ण रूप से लहर थी। मैं लगभग बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों का मैंने दौरा किया और ग्राउंड लेवल पर मैंने ऑफ कैमरा भी बहुत बातें पूछी, ऑन कैमरा भी मैंने पूछी है। तो कुछ कम से कम भी 10 से 12-15 सीटों का ऐसा रहा कि कुछ बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ, जैसा कि आपकी जुबान से भी आया है। जींद से आप दावेदार थे, उचाना में थे, नरवाना में थे, नरवाना में कांग्रेस की विद्या देवी थी जो टिकट मांग रही थी, लेकिन वो इनेलो में शामिल होकर 2nd नंबर पे रही। अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा थी, बरवाड़ा से संजना सातरोड जी थी, बहादुरगढ़ से राजेश जून थे। तो इस तरीके से बहुत सारी सीटें हैं, चाहे मैं खरखोदा की बात करूं, मैं राई की, या कम से कम भी मैं सर 12-14 सीटों की मैं बात करूं, अगर ये पूर्ण रूप से ठीक वितरित हो जाता तो कांग्रेस की। तो देसवाल साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाने, जिनको 9 बार फ्री हैंड मिला हरियाणा के अंदर और 9 बार में 1 बार भी प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित नहीं कर सके। वोट खुद का ही आपस में ऐसा मतभेद बने कि आपस में टकराव हो गया, चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो गए हो। जब तक प्रदेश के अंदर टिकटों के अंदर सोशल इंजीनियरिंग को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक प्रदेश के अंदर किसी भी सरकार का आना अनिश्चित होता है। और आज हमारे प्रदेश में मतलब
30 साल से CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे और मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे SC समाज से रहे। तो मैं तो राहुल गांधी जी से ये कहना चाहूँगा कि भाई आप इन लोगों से बाहर निकल के ओबीसी को साध करके प्रदेश के अंदर नया जनादेश प्राप्त करें, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है वो नायब सैनी जी हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ अगर कांग्रेस भी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के सामने किसी ओबीसी में सैनी चेहरे को आगे करे तो ओबीसी प्लस 10% 12% आबादी की जाति है सैनी, जो टूट करके कांग्रेस के अंदर आ जाएगी और ज़्यादा 50% से ज़्यादा ओबीसी भी कांग्रेस के साथ आ जाएगा और प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएगी। सर एक लास्ट सवाल, अभी बहुत सारे जिलाध्यक्षों की कांग्रेस ने सूची जारी की है, प्रदेश अध्यक्ष का भी बहुत जल्दी मतलब कभी भी डिक्लेयर हो सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, जैसा कि आप सभी डिमांड कर रहे हैं और सभी कांग्रेसी डिमांड कर रहे हैं कि भाई नया प्रदेश अध्यक्ष चाहिए। तो भाई कैसा आप चेहरा चाहते हैं कि भाई कैसा प्रदेश अध्यक्ष हो? और सर 2029 में जैसा कि कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस पर लगाते हैं कि भाई आपके वहाँ को फूट है, बीजेपी वाले बोलते हैं कांग्रेस में तो फूट है, कांग्रेस वाले बोलते हैं भाई बीजेपी में फूट है, तो आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी रहता है सर। लेकिन सरकार आए तो ऐसा क्या मंत्र हो 29 में सीधी सीधी सरकार आए, क्योंकि आप लगातार बोलते हैं कि भाई लगातार हर वर्ग दुखी है, लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है, बहुत सारी बातें होती हैं सर। तो देखो कांग्रेस के लिए सरकार लाने के लिए सीधी सी बात है, जो पुराने हमारे प्रदेश के नेता थे चौधरी देवीलाल ऐसा सोशल इंजीनियरिंग करते थे और कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि भाई वो हर वर्ग के व्यक्तियों को उसका अधिकार दे, उनको टिकटों में जी वरीयता दे जी, तो हर वर्ग वोट देने की तरफ कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा। कांग्रेस का वोट बैंक तो ऑलरेडी गरीब गुरुबा जातियाँ होती थी, बीजेपी तो मतलब अगड़ी और सरमायादार लोगों की पार्टियां जी जी, परंतु उसने उस डर से जाकर के ओबीसी के ऊपर गेम खेल दिया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ओबीसी 53% से ज्यादा है जी। जब 53% से ज्यादा ओबीसी को उसने साध लिया और एक वो उन्होंने और बनाया कि ये जो वाल्मीकि दान के लिए अपना सेंसी के लिए एक डीएससी वर्ग और बना दिया, उसकी भी अलग से उन्होंने वो रिजर्वेशन दे दी, जिसकी वजह से 30% वोट वो उनके साथ आ गया। 80% लोगों को उन्होंने साध लिया, फिर 30% में हमारी सरकार कहाँ। तो हम ये चाहते हैं कि भाई प्रदेश के अंदर ओबीसी 53% से ज्यादा है, इसके लोगों को भी साधा जाए, साथ लगाया जाए और आने वाला जो प्रदेश अध्यक्ष हो वो हम ये चाहेंगे कि भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी का है तो क्यों ना ओबीसी को एक बार मौका दिया जाए। लोकसभा चुनाव तो इंडिया गठबंधन इकट्ठा लड़ता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि भाई इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ जाता है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करो, चाहे फिर अखिलेश यादव भी यहाँ पे चुनाव प्रसार कर सकते थे। दक्षिण हरियाणा में यादव एक बड़ा वोट बैंक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सर कि अगर इन सारे सब कुछ अगर साथ में मिलकर लड़ा जाए चुनाव तो रिजल्ट नो डाउट कुछ ना कुछ नेताओं में कुछ भ्रांतियां रही, परंतु वो आगे से नहीं रहेंगी। अब मिलके कांग्रेस और सभी इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं, सभी मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और अगला जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा वो इकट्ठे लड़ेंगी सभी पार्टियां। दुष्यंत जी भी साथ आ सकते हैं इंडिया गठबंधन? देखो इंडिया गठबंधन में दुष्यंत जी ही बता सकते हैं, उसके बारे में तो उनकी क्या सोच है। वो किसी का तो साथ लेंगे। वे एक नदी के दो किनारे हैं जी, जो साथ साथ तो चल सकते हैं, कभी मिल नहीं सकते। बिल्कुल जी। देखिए बहुत बड़ी बात की है, तो मिलके ही इन चीज़ों से पार पाया जा सकता है दोस्तों। कि 2029 में सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही महान शख्सियतों से मिलने के लिए लगातार हमारे आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मैक्सिमम रूप से, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।